नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अम्मा की संदूक। आइए शुरू करते हैं। गुमसुम अवस्था में बैठी कल्पना जी अपने स्वर्गवासी पति मोहनलाल जी की यादों में थी। वह मोहनलाल जी के संग बिताए उन पलों की यादों को याद करते हुए उदास बैठी हुई थी। आप कहाँ चले गए जी? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? आपके बिना मेरी हालत ठीक नहीं है जी। मुझे पहले जाना था, आप क्यों चले गए? यहाँ किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। सभी अपना पल्ला झाड़ देते हैं, कोई ढंग से बात तक नहीं करते हैं। इतनी शिकायतें वो अपने पति से कर ही रही थी कि बाहर से आवाज़ आई, माँ जी, हम चारों और सभी बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना खाकर भी आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी तो आप सो जाइएगा। बड़ी बहू कविता अपनी सास कल्पना जी से बोली। कल्पना जी जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर आईं और बोली, बहू, तुम लोगों ने मेरी 2 रोटी तो बना दी है ना? मुझे शाम के खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है और आज तो नाश्ते में भी तुम लोगों ने मुझे सिर्फ उबले चने दिए हैं। इतने में छोटी बहू पलक बोली, माँ जी, आप तो चाहती ही नहीं है कि हम बाहर घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है? रसोई में खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का क्यों प्लान करते? मैंने तो पहले ही कहा था, ये बुढ़िया कुछ न कुछ बोलेगी ही। इतना ही खाने पीने का शौक है तो आप अपना खाना खुद से बना लीजिए। कम से कम हमें भी थोड़े दिन आराम तो मिलेगा। पलक ठीक कह रही है माँ जी, आप खुद ही कुछ बना के खा लीजिए, वरना ऐसे ही सो जाइएगा। एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल्पना जी बोली, बहू, तुम अच्छे से जानती हो, मैं तो लाठी के सहारे रसोई तक भी जैसे तैसे आ पाती हूँ। खाना बनाना तो मेरे लिए एकदम असंभव है। बस मेरे लिए 2 रोटी ही तो मांगती हूँ, वह भी तुम लोगों को भारी पड़ती है। कविता बोली, माँ जी, आपकी 2 रोटी के चक्कर में भी आटा गूंथना होता है और फिर रोटी बनाना और फिर साथ में दाल या सब्जी बनाना। काम तो बढ़ ही जाता है। आपके लिए बोलना बड़ा आसान है, सिर्फ मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। वैसे भी आपका तो यह हर दिन का है। जब भी हम बाहर जाने की सोचते हैं, आपके बहाने ही शुरू हो जाते हैं। पलक अपनी जेठानी से बोली, भाभी, हम क्यों इनसे बहस करके अपने घूमने का मूड बिगाड़े? अब इनके मुंह क्या लगना? वैसे भी यह पहली बार तो हो नहीं रहा। हम जब भी घूमने जाते हैं इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है और हमारे बच्चों को भी हमें ही तैयार करना होता है। रसोई में जाकर 2 रोटी बनाने का वक्त ही कहाँ मिलता है। रसोई में जाकर 2 बिस्किट के डब्बे लाकर पलक ने कल्पना जी के कमरे में रख दिए और बोली, यह खाकर अपनी दवाइयाँ ले लीजिएगा। चलिए भाभी, इनका तो रोज का ही है। कल्पना जी बहू के इस व्यवहार से काफ़ी उदास हो गईं। दोनों बहू बेटे भी माँ के बारे में नहीं सोचते। उनकी पत्नियों के आगे चलती ही कहाँ थी उनकी। कविता और पलक अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी और पीछे पीछे दोनों बेटे रोहित और पंकज भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे भी यह पहली बार नहीं हो रहा था। बेटे भी अपनी माँ के खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। खुद मज़े से सभी बेटे बहू बाहर खाना खाकर आते थे, मगर कभी भी अपने माँ के लिए दोनों बेटों में से कोई भी बाहर से खाना लेकर नहीं आता है, बल्कि कभी भी अपने माँ से उनका हाल चाल तक नहीं पूछा जाता था उनसे। सच ही कहा है किसी ने, बेटों के अपने परिवार बढ़ने के बाद वे लोग
अपने जन्मदाता को ही भूल जाते हैं। कल्पना जी धीरे धीरे लाठी के सहारे से अपने कमरे में वापस आकर अपनी छोटी सी खाट पर बैठ गई और अपने पति मोहनलाल जी की तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आई। कल्पना जी को वह दिन याद आ गए जब मोहनलाल जी जिंदा थे। मोहनलाल जी का अपना खुद का कपड़ों का कारखाना था, जिसमें दोनों बेटे रोहित और पंकज भी अपने पिताजी का साथ देते थे। मोहनलाल जी जब तक जिंदा थे, बेटे बहुएं उनकी और कल्पना जी की बहुत सेवा करते थे। मोहनलाल जी का घर में बोलबाला था, उनके आगे किसी की आवाज़ तक नहीं निकलती थी। मोहनलाल जी कल्पना जी को सर आँखों में रखते थे। कभी कोई दुख उनके पास नहीं आने देते थे। कल्पना जी भी तो घर के कामों में बहुओं की मदद कर दिया करती थी, लेकिन उनके जाते ही कल्पना जी तो जैसे अनाथ ही हो गई हैं। बेटे बहू अपनी मनमानी करने लगे थे। मोहनलाल जी के निधन के बाद कल्पना जी एक रोज बाथरूम में फिसल गई थी, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और ऑपरेशन होने के बावजूद भी बिना लाठी के सहारे उनके चलना मुश्किल हो गया और तब वह घर से अपने कमरे तक ही सीमित रह गई थी। बहुएं उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देती थी। पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहने के कारण कल्पना जी बहुत बार ऊब जाती थी। उनका मन करता था कि वो भी परिवार के साथ बैठे, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं जाता था। बस खाना देने और सफाई के टाइम ही उनके कमरे में जाना होता था। बाकी समय वो सबको देखने को भी तरस जाती थी। बेटे बहू हर रविवार घूमने निकल पड़ते। अपनी माँ के बारे में किसी को भी ख्याल नहीं आता। एक रोज जब कविता कल्पना जी को खाना देने उनके कमरे में पहुंची, तो उसका बेटा मोनू अपनी दादी के कमरे में बॉल से खेल रहा था। दादी की थाली में रोटी और दाल देखकर मोनू बोला, मम्मी, आपने बाहर तो हम सबको खीर भी खाने को दी थी, फिर दादी को खीर क्यों नहीं दी? कविता हड़बड़ाते हुए बोली, बहुत बातें करने लगा है तू आजकल। जा बाहर जाकर बॉल खेल, कमरे में बॉल किसी को लग गई तो। इतना कहकर वो उठकर वहां से चली गई। कल्पना जी को तो एक अरसा बीत गया था खीर खाए हुए भी। जब से कल्पना जी का ऑपरेशन हुआ था, तब से बहुएं खाना कमरे में ही देकर आ जाती थी। खुद बाहर बेटे बहुएं कभी पनीर तो कभी खीर का आनंद लेते, मगर कल्पना जी को तो सिर्फ दाल, रोटी या सब्जियां ही खाने में मिलता। खीर का नाम सुनकर एक बार के लिए कल्पना जी का भी मन मचल उठा खीर खाने के लिए, मगर वे जानती थी कि बहू को खीर देनी होती तो वह मेरी थाली में सिर्फ दाल रोटी ना रखती। जो बहुएं उनको दिन में एक गिलास दूध ना देती थी, वह खीर क्या खाक देंगी? बुझे मन से उन्होंने वही खाना खा लिया। आखिर करती भी क्या, जब कोई उम्मीद ही ना बचे तो। एक टाइम ऐसा भी था जब बहुएं बिना बोले ही नए नए पकवान बनाकर उनको खिलाती थी। माँ जी बोलकर थकती नहीं थी। पति के जाने के बाद तो वे लोग ऐसे बदल गए कि उनकी 2 रोटी भी भारी पड़ रही है। पहले भी उनके यहाँ काम करने वाली कमला कल्पना जी से कह चुकी थी, माँ जी, आपके बेटे बहू खुद तो बाहर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और आपको सिर्फ दाल रोटी खिलाते हैं। मगर कल्पना जी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी, अंदर ही अंदर महसूस कर रह जाती थी। अब अपने ही घर के सिक्के खोटे हों तो बेचारी बूढ़ी विधवा माँ किससे कहे। शाम को कल्पना जी की भांजी नीलम उनके घर आई। नीलम कल्पना जी के भाई की बेटी थी, मगर नीलम को कल्पना जी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी।
इसका एक कारण यह भी था कि कल्पना जी को खुद की बेटी नहीं थी, जिस वजह से बचपन से ही कल्पना जी ने नीलम को बेटी माना था। रोहित और पंकज को हर रक्षाबंधन पर नीलम ही राखी बांधा करती थी। नीलम जब छोटी थी, कल्पना जी कहा करती थी, तेरी शादी तक अगर मैं जिंदा रही तो तेरी शादी के लिए गहने जरूर बनवाऊंगी। मगर अब कल्पना जी के वह सारे सपने अधूरे ही रह गए थे। नीलम को भी अपनी बुआ के प्रति खास लगाव था। उसे जब पता चला कि भैया भाभी घूमने गए हैं और बुआ का खाना नहीं बना कर गए हैं, तो वह बोली, बुआ आज हमने घर में खीर पूरी बनाई है, मैं आपके लिए भी अभी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में नीलम कल्पना जी के लिए खीर पूरी लेकर आ गई। खीर खाकर कल्पना जी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उनकी कोई अतृप्त इच्छा को किसी ने आज पूरा कर दिया हो। वे बोली, नीलम आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया बेटा। मैं तेरे फूफा जी के लिए ऐसे ही खीर पूरी बनाया करती थी। तेरे फूफा जी जानते थे मुझे खीर पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए हफ्ते में एक बार मुझसे खीर पूरी जरूर बनवाते थे। खीर खाकर नीलम की बलाइयाँ लेने लगी। इतने में बेटे बहू भी घूमकर वापस आ जाते हैं। कल्पना जी के कमरे से आवाज़ें आते देख दोनों बहुएं अपने कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि नीलम उनके लिए खीर पूरी बनाकर लेकर आई है और कल्पना जी उसकी बलाइयाँ ले रही हैं। कमरे से निकलकर पलक बोलती है, देखा भाभी, इस बुढ़िया ने जरूर नीलम को बताया होगा कि हम सब घर में खीर खाते हैं और इन्हें खीर नहीं खिलाते, तभी इनकी लाडली भांजी इनके लिए खीर पूरी लेकर आई है। कविता बोली, हाँ छोटी, लगता है यह बुढ़िया हमें बदनाम करके ही दम लेगी। दूसरे ही दिन दोनों बहुओं ने एक साथ कल्पना जी पर तानों के प्रहार कर दिए और कहने लगी, माँ जी, इस घर में रहना हो तो घर की बातें घर तक ही रखा कीजिए। आप तो बिरादरी में हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं। कल्पना जी बेचारी बार बार कहती रहीं कि वे घर की बातें कभी बाहर नहीं बताती हैं, मगर दोनों बहुओं ने उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और कल्पना जी को उलाहने देती रही। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे की सोची। गांव में ही रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने जमीन, जायदाद और सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। कल्पना जी एक एक महीना दोनों भाइयों के घर में रहेगी, यह तय हुआ। सारे बंटवारे के बाद भी कविता और पलक के मन को संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र कल्पना जी के कमरे में रखे उस संदूक पर थी जिसे कल्पना जी ने कभी बहुओं के सामने खोला नहीं था। दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, आखिर यह संदूक बुढ़िया से खुलवाना ही पड़ेगा, जाने अंदर क्या छुपा रखा है। पलक बोली, भाभी, मुझे तो लगता है उस संदूक में बुढ़िया ने गहने छुपा कर रखे हैं, जो वह अपनी लाडली भांजी नीलम को देंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से नीलम को अपनी बेटी जो माना है। कविता बोली, हम दोनों के होते हुए भला वह गहने नीलम को क्यों दिए जाएंगे? यदि नीलम घर की सगी बेटी होती तो भी हम उसे वह गहने नहीं ले जाने देते। फिर नीलम तो हमारे पतियों की ममेरी बहन है, भला उसे हम कैसे गहने लेके जाने दे सकते हैं? चलो अभी खुलवाते हैं इस बुढ़िया से वह संदूक और निकलवाते हैं सारे गहने। देखते हैं ये बुढ़िया कैसे नहीं दिखाती है। आपने ठीक कहा भाभी, चलो आज इस बुढ़िया का सारा नाटक ही खत्म कर देते हैं। कविता बोली, एक काम करो, हमारे प्यारे पतिदेव को भी बुलाते हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए ना उनकी माँ आखिर क्या छुपाती है। कविता और पलक अपने अपने पतियों को लेकर कल्पना जी के कमरे में पहुंच गए। कविता बोली, माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं कि सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा
हो चुका है। फिर इस संदूक में क्या छुपा रखा है आपने? यह संदूक खोलिए और इसमें जो भी है उसका भी बंटवारा कर दीजिए। कल्पना जी बोली, नहीं नहीं, इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यह संदूक नहीं खोलने दूंगी। पलक बोली, माँ जी, हम जानते हैं इसमें आपने गहने छुपा रखे हैं और वह गहने आपकी लाडली भांजी नीलम को देना चाहती हैं, मगर हम उन गहनों को नीलम को नहीं देने देंगे। इन गहनों पर सिर्फ हम दोनों बहुओं का हक है। इतने में वहाँ नीलम कल्पना जी के लिए खीर पूरी लेकर पहुँच जाती है और कहती है, बुआ, आपको खीर पूरी पसंद है ना? मैं आज आपके लिए वापस से खीर पूरी लाई हूँ। पलक नीलम को देखते ही कहती है, लो, शैतान का नाम लिया कि शैतान हाजिर। नीलम बोली, भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। पलक बोली, तुम क्या समझती हो? माँ जी को खीर पूरी खिला खिला कर माँ जी के सारे गहने अपने हिस्से में ले लोगी, मगर हम यह नहीं होने देंगे। कल्पना जी बोली, तुम लोग बेचारी इस बच्ची से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? यह भी इस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानती और इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। बेटा रोहित बोला, माँ, जब इस संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम यह संदूक खोल क्यों नहीं देती? कल्पना जी हाथ जोड़कर ना करती रही। इतने में छोटी बहू पलक जाकर वह संदूक खोल देती है। कल्पना जी के लाख मना करने पर भी वे लोग नहीं माने और संदूक खुल गया। संदूक खोलते ही वहां खड़े बेटे बहू और सबके होश उड़ जाते हैं। संदूक में बहुत सारी बासी रोटियां जमा थी। नीलम यह नज़ारा देखकर बोलती है, बुआ जी, यह सब क्या है? संदूक में इतनी सारी बासी रोटियां? कल्पना जी बोली, हाँ बेटा, जब भी ये लोग बाहर घूमने चले जाते थे और मेरे लिए रोटियां नहीं बनाकर जाते थे तो मैं मेरे भाग की दिन की एक रोटी संदूक में जमा करके रख देती ताकि यह लोग घूमने जाएं तो उस दिन मुझे भूखा न सोना पड़े। नीलम बोली, बुआ, यह रोटियां तो कड़क हो चुकी हैं, आप कैसे खाती होंगी? कल्पना जी बोली, बेटा, इन रोटियों को मैं पानी में भिगो देती थी, फिर इसे खाती थी। यह बोलकर कल्पना जी रोने लगती हैं और साथ ही यह सब देखकर नीलम भी रोने लगती है और कल्पना जी के गले लग जाती है। दोनों बेटे बहुओं की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। तुम्हें क्या लगा बेटा? तुम्हारी माँ तुमसे क्या छुपा रही है? मेरी असली दौलत तो मेरे पति और बच्चे थे, जो मुझे मिले भी तो इस तरह। रोहित, पंकज, क्यों, क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम लोग इस कदर दूर हो गए कि माँ को ही भूल गए? ये तो पराए घर से आई थी, इनसे मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती थी, पर तुम तो मेरे अपने थे। तुमने ये तक नहीं सोचा कि माँ कैसे रहती है, क्या खाती है? कभी भी तुम दोनों ने जानने की कोशिश की? दोनों बेटे माँ के चरणों में आ गिरे, रोने लगे और बोले, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब से हम आपकी सेवा करेंगे, एक मौका दे दो माँ। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, बस इज्जत की 2 रोटी, बस, वो भी तुम नहीं दे सके। नीलम बोली, बुआ जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका ध्यान रखूंगी। कल्पना जी ने नीलम के सर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। इतने में ही कल्पना जी के प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों बेटे अपनी माँ को ऐसे देखकर स्तब्ध हो गए। अब उनको जिंदगी भर यही पछतावा रहेगा कि जीते जी अपनी माँ को एक निवाला इज्जत का न दे पाए। दोस्तों, कभी भी बेटे बहुओं को अपने वृद्ध माता पिता के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा तो सबको आना है। उनके बच्चे भी तो घर में जैसा माहौल वृद्ध लोगों के लिए देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी अपने माता पिता के साथ करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। माँ
बेटे और बहुओं की इस कहानी में एक बहुत अच्छा संदेश छुपा हुआ है, जो आप कहानी सुनकर समझ ही गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना